तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी, अपनों का ख्याल रख रही होगी। एक फिगर निकाला था लेकिन इस वक्त मैं भूल रहा हूँ। हालांकि जहाँ तक मुझे याद है शायद 40,000 से ज़्यादा हर साल इस देश में रोड एक्सीडेंट में लोगों की मौत होती है। शायद इससे ही ज़्यादा, 40,000 से भी ज़्यादा एक साल में, 365 दिन। बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जो लगता है कि सड़क हादसा है, लेकिन उसके पीछे गहरी साजिश होती है। मुझे याद है एक ज़माने में दिल्ली में रेड लाइन बसें चला करती थी। आप लोगों ने बहुत सारे शायद न्यूज़ में देखा होगा, या जो दिल्ली में रहते हैं या पुराने रहने वाले हैं वो इन चीज़ों से वाकिफ़ होंगे। रेड लाइन बस, उस वक्त ये होता था कि कुछ प्राइवेट बसों को ठेका दे रखा था लाइसेंस सरकार ने। तो रेड लाइन बस जो है वो दिल्ली में सवारियों को उठाने की आपस में होड़ होती थी, और उस चक्कर में वो एक दूसरे से आगे निकलने के लिए इतनी तेज़ रफ्तारी से अपने बस को भगाते थे कि कई लोग कुचल जाते थे। और अक्सर हर दिन खबर आती थी 5-7 लोगों की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है। बाद में उस रेड लाइन बस का नाम खूनी बस कर दिया गया था। फिर सरकार पे इतना दबाव आया कि उन्होंने कलर चेंज किया, फिर ब्लू कर दिया, उसका ग्रीन किया। उसके बाद खैर वो सारी चीज़ें हट गई, अब तो सिर्फ डीटीसी है। मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि ऐसे उस वक्त कई ड्राइवर पकड़े जाते थे, और मैं उस वक्त चूँकि जनसत्ता में था, नया नया अपनी क्राइम रिपोर्टिंग शुरू कर रहा था, तो अक्सर जब पता चलता था ड्राइवर अरेस्ट, तो जब तक हम ये खबर छापते थे अखबार में, अगले दिन सुबह आती थी, पता चला वो तो एक्सीडेंट के दिन शाम को ही बेल आउट हो गया, यानी ज़मानत पे बाहर आ गया। इसलिए कि वो सारे सेक्शन जो होते थे रोड एक्सीडेंट के केसेस जो होते थे 304 गैर इरादतन हत्या, तो वो बेलेबल ऑफेंस होता था और वो आराम से बाहर आ जाता था। तो जब खबर अखबार में आती थी एक दिन पहले की, तब तक तो वो ज़मानत पर, और हम लिख रहे हैं कि वो गिरफ्तार हुआ है, और उसमें मैक्सिमम सज़ा भी ज़्यादा नहीं होती। तो कई ऐसे गैंग भी पैदा हुए थे एक वक्त में, जब वो ऐसे ड्राइवरों को हायर करते थे और कहते थे कि यार तुम जो मेरा टारगेट है, मेरा दुश्मन है, उसको तुम रोड एक्सीडेंट में उसको मार डालो। अब कत्ल का पता चले तो सज़ा ज़्यादा है, लेकिन अगर किसी गाड़ी के नीचे कुचल कर मार दिया और ये साबित ना हुआ कि ये रोड एक्सीडेंट है या कत्ल है, तो फिर तो कुछ नहीं है। एक तो बेल आउट आसानी से, ज़मानत, और सज़ा भी मैक्सिमम कितनी, कुछ महीने की, बाहर आ जाएगा। ऐसे कई डीटीसी के ड्राइवर थे उस वक्त, और डीटीसी में भी रहे और रेड लाइन में भी, जिन्होंने एक बार कुचला, ज़मानत पर बाहर आए, दोबारा ड्यूटी की, फिर दोबारा किसी को मारा, फिर तीसरी बार वापस आए, फिर ड्यूटी की। मतलब 5-5, 6-6, 7-7 लोगों की जान लेने के बावजूद वो सड़क पे बस चला रहे हैं। ऐसे भी किस्से थे, और इसकी मैंने बहुत सारी रिपोर्टिंग भी की थी उस वक्त। ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि आज की जो कहानी है वो कहानी ऐसी रोड एक्सीडेंट के पीछे की एक गहरी साजिश की कहानी है। और इत्तेफाक से अभी कुछ दिन पहले एक फ़ैसला भी आया, तो वो कहानी सुनाऊँ उससे पहले उसकी भी जानकारी दे दूँ, कहीं आप लोग जानना भी चाह रहे थे। आपको याद होगा पिछले साल 28 जुलाई 2021 को धनबाद में एक डिस्ट्रिक्ट जज की मौत हो गई थी, और वो कहानी मैंने आपको सुनाई थी। वो उस वक्त सीसीटीवी फुटेज भी था। वो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे और बिल्कुल सड़क के किनारे, सड़क खाली थी। अचानक एक टेम्पो पीछे से आता है और उनको कुचलते हुए निकल जाता है। तस्वीर से साफ था कि वो सड़क खाली थी, टेम्पो सीधे जा सकता था, लेकिन वो बिल्कुल अपने आप जब देखता है कि वो जज साहब किनारे हैं, वो उसी तरफ गाड़ी को मोड़ता है और फिर उनको कुचलता है, और फिर वापस बीच सड़क पर आता है और निकल जाता है। तो उस वक्त उसको लेके बहुत सारे शक सवाल उठे थे कि एक आम रोड एक्सीडेंट है या साजिश है। जज साहब बहुत सारे मुकदमे देख रहे थे, धनबाद में बहुत सारे बाहुबली हैं, तो किसी ने निपटा तो नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद मामला फिर सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने अपनी तफ्तीश की। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था इस मामले में। एक का नाम था लखन वर्मा और एक का नाम था राहुल वर्मा। ये ड्राइवर थे टेम्पो के। और अभी इसी 28 जुलाई के एंड में या अगस्त के फर्स्ट वीक में धनबाद की एक अदालत ने अपना फैसला सुनाया। उसने इन दोनों लोगों को जज साहब की मौत का जिम्मेदार ठहराया है, और इन दोनों लोगों को ताउम्र कैद की सज़ा दी है। यानी जब तक जिंदा रहेंगे ये उम्र कैद ही इनकी पूरी है, जेल के अंदर रहेंगे। अब लेकिन सवाल ये है कि किसी भी कत्ल के लिए क्राइम में ये कहा जाता है, क्राइम रिपोर्टिंग में, क्राइम इन्वेस्टिगेशन में, कि एक मोटिव और एक मकसद होना चाहिए। लेकिन यहाँ अजीब है कि 2 लोगों को उम्र कैद की सज़ा तो सुना दी निचली अदालत ने, लेकिन मोटिव और मकसद था क्या था, उस पर पूरी तरह से रोशनी नहीं डाल पाई, न सीबीआई न अदालत। और इसलिए कहते हैं कि अब ये ऊपरी अदालत में जब मामला जाएगा तो शायद ये सारे फैसले पलट जाएं और कुछ और चीज़ें निकलें। इस केस का फैसला सुनाते हुए जज साहब ने एक लाइन कही थी कि हर मर्डर में मोटिव या इंटेंशन होना ज़रूरी नहीं है। अभी आप में बड़ी अजीब बात है कि बगैर मोटिव और इंटेंशन के कत्ल कैसे होता है। हाँ,
जो बिना प्री प्लान किए हुए अचानक एक झगड़ा हुआ, हम एक दूसरे को मार रहे हैं, और हमें ये नहीं है कि मारना है, बस ये है कि कई मारपीट होती है, हर मारपीट कत्ल की मंशा से नहीं की जाती है, कई बार ऐसी जगह पे लग जाती है चोट के आदमी मर जाता है, जैसे नवजोत सिंह सिद्धू वाला केस आपको याद होगा। तो वहाँ पे तो ये ठीक है, लेकिन अब ये इंटेंशन या मोटिव नहीं हो हर मर्डर के पीछे, तो वो सिर्फ हादसे हो सकते हैं। जो भी मर्डर होगा फिर तो वो मोटिव होगा, उसके पीछे इंटेंशन होगा। अब इस केस में ये कहा गया है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर मर्डर के पीछे इंटेंशन या मोटिव हो। तो सवाल ये है कि फिर इन दोनों को उम्र कैद की सज़ा क्यों दी गई? अगर ये अचानक हुआ, गलती से हुआ, तो फिर कम सज़ा होनी चाहिए थी। तो जजमेंट में ही कंट्राडिक्शन है। अब उसमें ये कहानी जो आ रही है अभी तक वो ये है कि ये दोनों जज साहब का मोबाइल लूटना चाहते थे और पीछे से उन्होंने टक्कर मारी थी और मोबाइल लूटकर भागना चाहते थे, लेकिन फिर वो उसी चक्कर में गलतफहमी में जज साहब के ऊपर टेम्पो चढ़ गई और उनकी मौत हो गई, और ये सारी चीज़ें। लेकिन जज साहब का खुद परिवार इस फैसले से संतुष्ट नहीं। उनका कहना है कि जो दो लोगों को पकड़ा आपने, लखन वर्मा और राहुल वर्मा, ये बड़ी छोटी मछलियाँ हैं, साजिश कहीं गहरी है। अगर ये दोनों उन्होंने कत्ल किया है तो फिर इशारा करने वाला कोई और है, और इन दोनों का जज साहब से सीधे कोई दुश्मनी का कोई सबूत भी नहीं मिला, ना CBI की पूरी चार्जशीट में। तो ये सारी चीज़ें हवा हवाई है अभी तक। अब उम्र कैद की सज़ा तो दे दी। अब ये भी कहते हैं कि निचली अदालत आजकल बड़े दबाव में रहती है। अब हाई प्रोफाइल केस, उसे मालूम है एक जज साहब की मौत हुई है, झारखंड हाई कोर्ट में, जो रांची हाई कोर्ट उस तक ने फटकार लगाई थी, तो शायद उस दबाव में ऐसे फैसले आए हैं। लेकिन जिस तरीके का ये फैसला है, मुझे नहीं लगता है कि ये ऊपरी अदालत में टिक पाएगा, और तभी टिकेगा जब मोटिव, इंटेंशन, सारी कड़ियों को जोड़ा जाए और CBI पर भी फिर उंगली उठेगी। तो ये एक रोड एक्सीडेंट को एक अदालत ने झारखंड में एक जज साहब की मौत को ये बताया है कि ये एक मर्डर है और इस मर्डर के लिए दो लोग जिम्मेदार हैं और उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। ये तो अपडेट और कहानी। अब आज की कहानी के ऊपर आते हैं। ये कहानी गुजरात की है, अहमदाबाद की है, और कहानी है 24 जून की। 24 जून की सुबह गुजरात में एक पॉश एरिया है, बल्कि गुजरात के पास वो जो एक शहर है अहमदाबाद के पास, वस्त्राल। तो इसी वस्त्राल में एक कॉलोनी है और उस सोसाइटी का नाम है गैलेक्सी कोरल सोसाइटी। अच्छी खासी पॉश कॉलोनी है। यहाँ तमाम अमीर लोग रहते हैं, कारोबारी रहते हैं, बाकी भी VVIP रहते हैं। तो इसी गैलेक्सी कोरल सोसाइटी के में ही एक बिजनेसमैन रहा करता था। नाम था शैलेश प्रजापति, उम्र करीब 43 साल, ठीक ठाक घराने से, शादी हो चुकी, एक पत्नी और 2 बच्चे, और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस। शैलेश प्रजापति की आदत थी कि वो सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलते थे पाबंदी के साथ, करीब 6 बजे के आसपास। 24 जून 2022, अभी यही 2 महीने पहले, वो फिर मॉर्निंग वॉक पर अपने रूटीन की तरह जा रहे थे। अचानक एक गाड़ी पीछे से आती है और उन्हें टक्कर मार के चली जाती है। कुछ लोग देखते हैं, उसके बाद उन्हें फ़ौरन अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि देर हो गई, अब इनकी सांसें थम चुकी हैं, अब ये जिंदा नहीं है। इस दौरान में क्योंकि एक्सीडेंट हुआ, कुछ लोगों ने देखा, अस्पताल पहुंचा दिया, घर वालों को खबर नहीं थी। तो जो शैलेश प्रजापति के ससुर थे, वो जब उनके दामाद घर नहीं लौटे तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई थी, लेकिन तब तक रोड एक्सीडेंट की एक और रिपोर्ट आ चुकी थी। फिर उन लोगों ने पहचान लिया कि ये उनके अपने हैं, तो खैर उन्होंने रिपोर्ट लिखाई, और बाद में वही एक रिपोर्ट की एक लापरवाही से हुई मौत का मामला दर्ज किया गया, और सेक्शन 304A, यानी कि वही गैर इरादतन हत्या और सड़क हादसे का मामला, ये पुलिस ने दर्ज कर लिया। और दर्ज करने के बाद अब पुलिस ने उस गाड़ी को ढूंढना शुरू किया जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, लेकिन गाड़ी मिली नहीं। लेकिन जो सारी कहानी थी, जो चश्मदीद थे, सारी चीज़ें जो लोगों ने भी देखी थी, कुछ जिसने हादसा, उनके बयान के बाद पुलिस ने ये मान लिया था कि एक रोड एक्सीडेंट का सिंपल सा मामला है, और इसी सड़क हादसे में शैलेश जी की मौत हो गई। अब रोड एक्सीडेंट इतने सारे देश में होते हैं और पुलिस आमतौर पर रोड एक्सीडेंट के केस को, ये सच्चाई है, उतनी सीरियसली नहीं लेती है। तो वहाँ की पुलिस भी फिर आराम से हो गई कि चलो रोड एक्सीडेंट का एक मामला है, एक बिजनेसमैन की मौत हो गई, किसी ने टक्कर मार दिया था, बात आई गई हो गई। घर वालों ने भी कोई शक किसी पे जताया नहीं। कुछ दिन बीते। इसी दौरान में जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ था वहाँ इत्तेफाक से एक CCTV कैमरा लगा हुआ था,
और उस कैमरे के जो फुटेज थे वो किसी ने सोशल मीडिया पर डाल दिया। सोशल मीडिया पर डाला गया तो वो थोड़ी देर में वायरल हो गया। अब उसमें साफ दिख रहा है कि सुबह सुबह पूरी सड़क खाली है, ठीक धनबाद की तरह, जिसमें जज साहब, पूरी सड़क खाली थी, जज साहब बिल्कुल किनारे थे। यहाँ पे भी वस्त्राल के इस कॉलोनी के बाहर जो सड़क थी उस पर शैलेश प्रजापति बिल्कुल सड़क किनारे मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और पूरी सड़क खाली है, सुबह सुबह का टाइम, ट्रैफिक था नहीं। और अचानक बहुत तेज़ रफ्तार एक गाड़ी आती है और पीछे से उनको उड़ाते हुए निकल जाती है। तो इसके वायरल होने के बाद लोगों ने अपनी अपनी राय दी और ये हुआ कि ये रोड एक्सीडेंट कैसे हो सकता है जब पूरी सड़क खाली है, तो एक गाड़ी बिल्कुल किनारे आकर और किसी को उड़ा के यूं चली जाए, ऐसा लगता है कि ये कोई इसके पीछे साजिश है। वीडियो पुलिस तक भी पहुंचती है। अब पुलिस जो अब तक ये मान के चल रही थी कि रोड एक्सीडेंट का मामला है और घर वालों ने भी कोई कंप्लेंट तो की नहीं, ना किसी की दुश्मनी की बात की, तो उसे भी लगा कि चलो अब जांच कर लेते हैं, क्योंकि अब तक रोड एक्सीडेंट को समझकर वो खामोश बैठे हुए थे। अब ये वीडियो जब वायरल हुआ तो उन्होंने कहा जांच कर देते हैं। इसी दौरान में एक और चीज़ होती है। अभी पुलिस ये सोच ही रही थी कि जांच करते हैं, पुलिस स्टेशन में एक फ़ोन आता है, एक गुमनाम फ़ोन, और फ़ोन करने वाला कहता है कि ये जो एक बिजनेसमैन शैलेश प्रजापति की रोड एक्सीडेंट में मौत हुई है, कहानी रोड एक्सीडेंट की नहीं है, ये एक मर्डर है और इसके पीछे कहानी कुछ और है। आप तफ्तीश कीजिए, जांच कीजिए, सारा सच सामने आ जाएगा। अब इस गुमनाम कॉल के बाद और उस वायरल वीडियो को देखते हुए पुलिस के भी कान खड़े हुए और उन्हें लगा कि नहीं, मामला कुछ है, चलो तफ्तीश करते हैं। अब पुलिस ने फिर से घर वालों से पूछताछ की, शैलेश के ससुर से, शैलेश की पत्नी से, बच्चों से, बाकी रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, लेकिन ऐसी कोई बात उनसे नहीं मिली या पता चली जिससे पुलिस को कोई लीड मिले या लगे कि कोई इसमें गड़बड़ है इस मौत में। पुलिस को लगा कि ये बेकार की चीज़ें हैं। फिर पुलिस ने कहा चलो जब जांच कर रहे हैं तो कुछ और मेहनत करते हैं। जिस सड़क पे सीसीटीवी कैमरा से जो फुटेज मिला था, उन्होंने उस कैमरे जाकर रियल फुटेज लिया। फिर पुलिस ने भी देखा और उसके बाद कहा कि चलो आसपास के कुछ और सीसीटीवी कैमरे को खंगालते हैं, शायद कुछ लीड मिले। अब जिस सड़क पे ये गाड़ी, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, जो कैमरे में कैद हुआ, उस सड़क के पहले और सड़क के आगे, जिधर से गाड़ी आए और उसके आगे जाने का तो मतलब था नहीं, क्योंकि सारी कहानी सड़क के पीछे ही होगी, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद तो गाड़ी निकल गई है। तो पुलिस ने पीछे से तफ्तीश शुरू की कि और कितने ऐसे कैमरे हैं जिसमें इस कुछ दिखाई दे। और टाइमिंग उस वक्त 6 बज कुछ पे एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस ने अब पीछे के सारे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए, 5:30 बजे से लेकर 6:15 के दरमियान के। तो कई कैमरे में अचानक वही गाड़ी नजर आई जिस गाड़ी ने शैलेश प्रजापति को टक्कर मारी थी। अब पुलिस ने उन कैमरों को खंगालना शुरू किया। सड़क पे कई लोग भी दिखे। एक कैमरे में दिखा कि वो गाड़ी एक जगह सड़क किनारे रुकी हुई है और एक शख्स है जो कहीं से चलता हुआ आ रहा है और फिर आकर वो गाड़ी में बैठता है। उसके बाद वो गाड़ी वहाँ से चल पड़ती है। अब ये वही गाड़ी थी जिस गाड़ी ने टक्कर मारी थी। दूसरे कैमरे में जब और पुलिस ने तफ्तीश की तो देखा कि ये शख्स एक और कैमरे में भी है और उस कैमरे में जिसमें शैलेश प्रजापति मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, उससे पहले वो पैदल खड़ा हुआ है और एक तरह से रेकी कर रहा, देख रहा है। तो अब एक शख्स जिस गाड़ी ने टक्कर मारी, उस गाड़ी के पास मौजूदगी, उस गाड़ी में फिर उसका बैठते हुए मिलना और उसी शख्स का शैलेश की मॉर्निंग वॉक से पहले उस पर नज़र रखते हुए भी कैमरे में गिरफ्तार होना, जब ये सारी कड़ियाँ मिली तो पुलिस को लगा मामला गड़बड़ है। अब इसके बाद पुलिस ने कहा कि ये मामला रोड एक्सीडेंट का नहीं हो सकता, क्योंकि बाकायदा रेकी करके ये रोड एक्सीडेंट की शक्ल में एक कत्ल किया गया। अब पुलिस ने यहाँ से अपनी तफ्तीश सीरियसली शुरू की। फिर से तमाम लोगों से पूछताछ हुई। शैलेश के मोबाइल नंबर को अब पुलिस ने खंगालना शुरू किया। सबसे पहले शैलेश के मोबाइल से बहुत सारे नंबर मिले। एक नंबर मिला जो शैलेश के बिजनेस पार्टनर का नंबर था। उसका नाम था नितिन और इत्तेफाक से शैलेश और नितिन दोनों एक दूसरे के दोस्त थे बहुत ज़माने से। फिर साथ में उन्होंने कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी किया। अब चूँकि बिजनेस पार्टनर है तो कहीं ना कहीं पुलिस के दिमाग में एक शक भी होता है कि बिजनेस हड़पने के लिए रास्ते से तो नहीं हटा दिया। तो पुलिस ने ज़ीरो इन बाकी लोगों के साथ साथ कई और सस्पेक्ट थे, लेकिन नितिन पे भी फोकस किया। अब नितिन के बारे में सारी जानकारी हासिल करनी शुरू की और धीरे धीरे नितिन के भी मोबाइल को खंगालना शुरू किया। इस दौरान में नितिन के बारे में अब घर वालों से ही पूछताछ शुरू की। अब जब ये सारी चीज़ें हुई तो पुलिस ने एक चीज़ नोटिस किया कि
जो शैलेश है उसके मोबाइल में जो नितिन का नंबर है, लगातार दिन में कई कई बार बात होती थी। लेकिन 5 महीने पहले से शैलेश के मोबाइल पे न तो नितिन का कोई कॉल आया और न नितिन को शैलेश ने कॉल किया। अब पूछताछ में ये पता चल गया था कि दोनों दोस्त भी हैं, बिजनेस पार्टनर भी हैं, लेकिन 5 महीने से दोनों मोबाइल पर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। अब ऐसी क्या वजह हो सकती है? एक दोस्त, एक बिजनेस पार्टनर, और उससे पहले के सारे रिकॉर्ड बता रहे हैं कि दिन में 5-5, 10-10, 8-8 बार बात हो रही है, और ये अचानक 5 महीने से बिल्कुल सन्नाटा, गुम, कोई कॉल नहीं, न उधर से न इधर से। पुलिस को ये बात बड़ी अजीब लगी। अब पुलिस ने खामोशी से बाकी नंबरों को टटोलने का फैसला किया। इत्तेफाक से अब उसने नितिन के भी नंबर को खंगालने का फैसला किया। अब जब नितिन के नंबर के CDR पुलिस ने निकाली तो उसमें भी यही था कि वो कॉल 5 महीने से नहीं किया उसने, ना रिसीव किया। लेकिन नितिन के कॉल डिटेल निकालते निकालते पुलिस को एक नंबर मिला, और वो नंबर पुलिस के पास पहले से था, और वो नंबर था शैलेश की वाइफ शारदा का। अब शारदा का नंबर नितिन के पास, दोनों में बातचीत होती है, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि शारदा के हस्बैंड शैलेश प्रजापति और नितिन दोनों एक दूसरे के दोस्त, और शैलेश की पत्नी शारदा, तो दोस्त और बिजनेस पार्टनर से बात करना कोई गुनाह है या कोई जुर्म या कोई बुराई तो है नहीं। लेकिन कॉल डिटेल में एक चीज़ देख के पुलिस थोड़ी सी शक पकाई, वो ये कि 5 महीने से नितिन और शैलेश के बाद आपस में मोबाइल पे बातचीत नहीं हो रही, लेकिन शैलेश की वाइफ शारदा की लगातार बातचीत हो रही है। न सिर्फ 5 महीने पहले जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन भी, उससे 1 रोज पहले भी, उसके बाद भी, उसके बाद भी, उसके आने वाले कई दिनों तक भी। अब पुलिस को ये लगा कि एक पति जो अपने बिजनेस पार्टनर और दोस्त से फ़ोन पे बात नहीं कर रहा, दोनों की बातचीत 5 महीने से बंद है, और उसकी वही पत्नी लगातार उसके टच में है, ये कैसे हो सकता है? अब पुलिस ने फिर और फैमिली एंगल से मामले को खंगालना शुरू किया। जब शुरू किया तो फिर कुछ लोगों ने दबी ज़ुबान में बताना भी शुरू किया। उन्होंने कहा कि नितिन का अक्सर घर आना जाना होता है शैलेश की। तो पुलिस ने कहा इसमें ही बुराई नहीं है, वो दोस्त पार्टनर है। पर पता चला कि नहीं, इधर कुछ हफ्तों से नितिन अब घर नहीं आता शैलेश, और पहले लगातार आता था, बल्कि दिन में कई कई बार आता था, शैलेश की गैर हाजिरी में भी आता था। अब कुछ दिनों से नितिन नहीं आ रहा है, पहले आया करता था। उसके इस आने और ना आने के पीछे कारण क्या हो सकता है? जब इन पुलिस ने सारी चीज़ों को खंगालना शुरू किया, फिर शैलेश के अपने उनके फैमिली की तरफ से लोगों से बातचीत शुरू की, तो एक कहानी आई, वो ये कि शैलेश के दोस्त नितिन और शैलेश की पत्नी शारदा, ये दोनों में भी दोस्ती हो चुकी थी, और दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। शायद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। लेकिन ये बात शैलेश से छुप नहीं पाई, और शैलेश को कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी तो थी, लेकिन कोई सबूत नहीं था, और इसको लेकर उसकी अपनी बीवी से कई बार झगड़ा हुआ, और बीवी ने हमेशा हर बार मना किया। बट उसने नितिन से ये बात शेयर नहीं की। शायद इज्जत की भी बात थी कि वो अपनी बीवी के बारे में ऐसी क्या बात बोले अपने दोस्त से, बिजनेस पार्टनर से। लेकिन इसी उलझन में और परेशानी में शैलेश जीता रहा, और उसे ये था कि उसकी बीवी और नितिन के बीच में कोई ना कोई रिश्ता है। अब इस रिश्ते को कैसे साबित किया जाए? तो बड़ी खामोशी से शैलेश ने जून में ही अपने घर के बेडरूम में एक हिडन कैमरा लगा दिया, एक खुफिया कैमरा, क्योंकि उसे मालूम था कि उसकी गैर हाजिरी में भी नितिन घर आता है। तो जानना चाहता था कि घर आने के बाद वो वाकई आता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, किस हाल में बैठता है। और उसने अपनी बीवी शारदा को बिना बताए हुए अपने बेडरूम में एक हिडन कैमरा लगा दिया। अब इत्तेफाक की बात, उस हिडन कैमरे में वो सारी तस्वीरें कैद हो गई जो शायद उसका पति कभी ना देखना चाहे। अब सारे सबूत शैलेश के हाथ में थे। इन सबूतों के साथ उसने अपनी बीवी से बात की, दोनों में झगड़ा हुआ। शैलेश ने उसको फिर भी समझाया, और इधर उसने नितिन से बातचीत करनी बंद कर दी थी। अब इन सबूतों को देखने के बाद शारदा को ये यकीन हो चला था कि अब चूंकि राज खुल चुका है तो आगे पता नहीं क्या होगा। लेकिन वो नितिन के प्यार में इतनी अंधी थी कि उसने कहा कि अब शायद मिलना मुश्किल है, नितिन भी घर नहीं आ रहा। तो उसने कहा हम तभी मिल सकते हैं जब ये शैलेश प्रजापति हमारे रास्ते से हट जाए। मतलब एक पत्नी कह रही है कि उसका पति रास्ते से हट जाए। इसके बाद उसने नितिन से बात की।
नितिन ने फिर कहा ठीक है मैं करता हूँ। इसके बाद एक सुपारी किलर को इन्होंने ढूंढा। उस सुपारी किलर को ढूंढने के बाद जो पहली चीज़ थी वो ये थी कि शैलेश का कत्ल भी करना है, लेकिन ये कत्ल न लगे बल्कि एक हादसा लगे, क्योंकि उन्हें यह भी डर था कि उन दोनों के रिश्तों की बात कई लोगों को मालूम है, अगर शैलेश को कुछ होता है तो सीधे सीधे शारदा और नितिन के ऊपर उंगलियां उठेंगी। तो वो चाहते थे कि मौत ऐसी हो कि वो एक हादसा लगे, कत्ल नहीं। और इसी के बाद उन्होंने सुपारी किलर को ढूंढा और करीब लास्ट 4-5 महीने से ही, वो उससे पहले से भी रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन सीरियस तब हुए जब हिडन कैमरे में राज कैद हो चुका था। 10 लाख रुपए में सुपारी की डील हुई। डील होने के बाद जिस शख्स ने सुपारी ली उसने कहा था कि ठीक है ये कत्ल नहीं लगेगा, और उसका सबसे आसान तरीका यही है कि हम इसको सड़क हादसे में हुई एक मौत दिखाएंगे। और उसके बाद उसने शैलेश की रेकी करनी शुरू की। खुद शारदा ने अपने पति की रूटीन के बारे में उस सुपारी किलर को बताया कि वो कब कहाँ जाते हैं, कितने बजे घर से निकलते हैं, कब पैदल होते हैं। और उसी दौरान उसने ये भी बताया कि वो सुबह 6 बजे वॉक करते हैं और उस वक्त सड़क पे सन्नाटा होता है, तो सबसे अच्छा टाइम और मौका वही है। और अपनी उसी पत्नी के इस खुलासे के बाद कुछ दिन रेकी किया, फिर एक ड्राइवर को अपने साथ मिलाया, और 24 जून की सुबह जब शैलेश मॉर्निंग वॉक कर रहा था, पीछे से बड़ी तेज़ रफ्तार से वो गाड़ी आई और शैलेश को लगभग उड़ाते हुए निकल गई। तो कई दिन लगे पुलिस को एक रोड एक्सीडेंट के केस को रोड एक्सीडेंट का ही केस मान रही थी, लेकिन फिर पता चला कि ये कत्ल है। शारदा और नितिन अब दोनों गिरफ्तार हो चुके, दोनों जेल में हैं, चार्जशीट का इंतज़ार है, और अब इन दोनों के इस जुर्म के लिए क्या सज़ा मिलेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज इमरान सिद्दीकी का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे इमरान। इसके अलावा चंद्रकांता ठाकुर जी, इनके भी बर्थडे है आज इनकी, तो माफ़ कीजिएगा चंद्रकला ठाकुर जी, तो चंद्रकला जी आपको भी बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। और निशा सिंह सितारे ने भेजा है। इसके अलावा परिणीति काले, इनका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे परिणीति। और पांडुरंग काले जी ने भेजा, उनकी बेटियां हैं। सलमान खुर्शीद, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे सलमान। साथ ही आज धर्म मिश्रा जी का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे धर्म मिश्रा जी। और इनकी पत्नी है अजंता मिश्रा और बेटियां हैं रुद्राक्षी मिश्रा। एंड थैंक यू आप दोनों का, अजंता और रुद्राक्षी, तारीफ़ के लिए और कहानी सुनने के लिए। एंड ऑल द बेस्ट रुद्राक्षी, आपके 10th के एग्ज़ाम के लिए अच्छे से पढ़े लिखें, माँ बाप का नाम रोशन करें। इसके अलावा विवांश, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे विवांश। और मोनू तिवारी ने भेजा, उनके बेटे हैं। साथ ही संयुक्ता आर्ट्स, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे संयुक्ता। और अमोल साने ने भेजा है जालना महाराष्ट्र से। इसके अलावा सुभाष शर्मा की माताजी और पत्नी, इन दोनों का भी आज जन्मदिन है। और सुभाष शर्मा जी ने ना अपनी मम्मी का नाम लिखा, ना अपनी वाइफ का नाम लिखा। अब घर में आप डांट खाइए, अब मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से सुभाष शर्मा जी, आपकी मम्मी और वाइफ दोनों को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। साथ ही सुशील पांडे जी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सुशील। इसके अलावा रिमी का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रिमी। और तुइशा अटवाल ने भेजा है। इसके अलावा मदीना एंड मिरहा, इनका भी आज बर्थडे है, शायद दोनों ट्विंस हैं, तो हैप्पी बर्थडे मदीना एंड मिरहा। और ये बिटियां हैं मदीना महनूर की बिटियां। साथ ही सुरेश लवा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सुरेश, जोधपुर से हैं ये। हरप्रीत किट्टू जी, इन्होंने सवाल किया है कि क्या परफेक्ट क्राइम सच में होता है या नहीं होता है, और पुलिस को क्या हर क्राइम के बारे में पता चलता है। तो हरप्रीत जी, जो केस सुलझ जाए फिर वो परफेक्ट क्राइम नहीं है, और पुलिस को आमतौर पर हर केस की जानकारी तो नहीं होती या क्रिमिनल के बारे में, लेकिन सही लाइन पे इन्वेस्टिगेशन हो, सही तरीके से जांच हो, छोटे छोटे सबूतों को आप सहेज कर रखें तो केस को आगे बढ़ा सकते हैं। शंकर दयाल मिश्रा जी हैं, विजय भारद्वाज हैं, अशोक खरबू हैं। इसके अलावा प्रिंस कुमार हैं कनाडा से। एयर इंडिया 1985 ब्लास्ट की कहानी सुनना चाहते हैं, और शायद मैं ये सुना चुका हूँ। इसके अलावा राहुल भट्टाचार्य जी हैं, राहुल पडवी हैं। और इसके अलावा सरोज सिम्मी जी ने, उन्होंने तक कल मैंने जो कहानी सुनाई थी आपको वो बच्ची के गुमशुदा की, उसमें लड़की के पिता की अपनी बेटी की गुम होने के बाद सदमे में खाना पीना छोड़ दिया, फिर बीमार हो गए थे और शायद कैंसर हो गया था, तो उनके पिता की डेथ हो चुकी थी। थैंक यू, आपने ये बताया। इसके अलावा उपमा अरोड़ा
कॉमनवेल्थ गेम 10th की कहानी सुनना चाहते हैं। इस्माइल नागरवाला हैं, कहानी की फरमाइश की है। मोहम्मद शाहनवाज हैं, मनोज कुमार हैं, कहानी की फरमाइश की है। कस्तूरी नीनी ने भी एक कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा रनित चैटर्जी हैं, मोहम्मद फरमान हैं हिमाचल प्रदेश से, और मोहम्मद रफ़ी की कहानी सुनना चाहते हैं। शामिल भोले हैं, और इन्होंने ये लिखा है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की एक सर्वे रिपोर्ट आई है जिसमें 180 देशों में हमारा नंबर भारत का 150 है, मतलब प्रेस की आज़ादी में हम 150वें पायदान पर है, बहुत नीचे। तो उन्होंने मुझसे मेरी राय पूछी है। तो शामिल साहब, आप क्या राय दूँ? ये नंबर देकर 150 खुद भी शर्म आती है, क्योंकि अगर प्रेस की आज़ादी के इंडेक्स में हम इतने नीचे हैं तो इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक नहीं है। और मैं भी चूँकि मीडिया से हूँ तो ये मेरे लिए भी अच्छा नहीं है। इसके अलावा रौनक राय हैं, इन्होंने एक सवाल किया है कि रेप, बलात्कार और शोषण में क्या फ़र्क है। तो रेप और बलात्कार में कोई फ़र्क नहीं है। बलात्कार हिंदी में कहते हैं, बलात्कार को अंग्रेज़ी में रेप कहते हैं, लेकिन जो शोषण है वो रेप और बलात्कार से इसलिए अलग हो जाता है कि वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि रेप हुआ हो, लेकिन मेंटली, फिज़िकली और बाकी तरह से छेड़खानी, ऐसी कई चीज़ें होती हैं जिसमें आप शोषण शब्द जुड़ता है। लेकिन जो रेप के लिए सज़ाएँ मुकर्रर हैं या दी जाती हैं आईपीसी में, शोषण के लिए या यौन शोषण के लिए वो पूरी उतनी सज़ा नहीं होती, क्योंकि रेप और इसमें कई डेफिनेशन अलग अलग हैं। इसके अलावा चेतन वभाले हैं। और तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने बाकी कहानी की फरमाइश की, वो भी जल्द पूरी करूँगा। बट आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।